हाँ जी बेटे, गेट रेडी प्लीज। Dear students, please read the first question. Two equal and unlike charges are 3 centimeter apart in the air, attract each other with a force of 40 Newton. Magnitude of each charge. Your attention. बेटे इधर देख लो, इधर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 1, and the gap between them is r. Yes, what is given to us? It is given to us that magnitude of both the charges is same. Let's call Q, and r value is 3 centimeter. That means and the force between them is 40 Newton. Force between them is 40 Newton. How much is the Q? Q value निकालनी है। शाबाश, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। एक बार फिर से सुन लो, क्लास में डिस्टरबेंस थी। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है। उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में गैप है 3 सेंटीमीटर और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है 40 न्यूटन। आपको बताना है ये चार्ज कितना होगा। कैसे करोगे बेटे? शाबाश। Is there any student who can share the idea how will we solve it? कूलम चला, बहुत अच्छे। जब एक बच्चे ने नहीं, रादर काफी बच्चों ने बताया कि सर हम क्यूलम चला लगाएंगे और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। बताना चाहूंगा, जब भी आपने फोर्स के क्वेश्चन करने हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करने हैं तो जो चार्जेस की पोलैरिटी दी होती है उसको कैलकुलेशंस में नहीं डालना होता। यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं डालोगे, दोनों को प्लस ही मानोगे। कब? अगर फोर्स का न्यूमेरिकल करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन आगे जाकर एक और आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल करना हो, पोटेंशियल वर्ड याद रखना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज की पोलैरिटी को कैलकुलेशनों में डालना है। ओके, तो यहां पर हमने करा, इसकी जगह टीचर ने लिख दिया के, ये भी क्यू और ये भी क्यू, दोनों बराबर है। पोलैरिटी प्लस माइनस नहीं डालना होता और आर हमने ऐसे लिख दिया। अब गौर से देखो बेटे, मेरे को आर चाहिए, कैसे निकालूंगा? तो सॉरी, आर नहीं चाहिए, क्यू चाहिए। तो मैं बनूंगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। देखो, अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, तो Q इज इक्वल टू एफ का रूट के का रूट, और लेकिन R का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, R यहां लगा देगा। अब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है बेटे। R की जगह 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻², मीटर्स में कन्वर्ट करके। फोर्स कितना है? 40। और क्यूलम्स कांस्टेंट कितना होता है वैक्यूम में? 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा देना बेटे। अब आपने इसको सॉल्व कर देना। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, तो मैं कैलकुलेशंस में टाइम नहीं खराब करूंगा, इसका कैलकुलेशंस में सॉल्व करके आएगा बेटे 2 इंटू 10⁻6 किलो। 2 इंटू 10⁻6 किलो आंसर है।
कौन सी ऑप्शन बनी? पिकअप दी ऑप्शन, पिकअप दी ऑप्शन बेटे हैं। फर्स्ट लाइन के बच्चे असाइनमेंट देखो और ऑप्शन बताओ कौन सी बनी। We are not having assignment. हाँ, 3 ऑप्शन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे ना आप, इतना तो आपको मैथ आता ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। कह रहा है 4Q, कैपिटल Q, स्मॉल Q और kept at point ABC such that AB is equal to BC in a straight line. The net force on Q is 0. The value of capital Q. क्वेश्चन समझाता हूं, अपने बच्चों को ध्यान से देखना। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 चार्जेस पड़े हैं बेटा, लाइक दिस। द फर्स्ट चार्ज ही इज सेइंग 4Q, द सेकंड चार्ज ही इज सेइंग कैपिटल Q, the third charge he is saying small q, ठीक है। and at the same time he is saying this particular distance is equal to this, AB is equal to BC, so let's call it as R. So this point is also R, this is given to us। अब वो पूछते हैं Q की वैल्यू कितनी होएगी, such that net force on ये वाला Q, on Q is 0, 0 न्यूटन फोर्स होएगा इसके ऊपर, तो कैपिटल Q की क्या वैल्यू होगी, ये बताना। करें शुरू बेटे, ध्यान से देखो। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी देखो इसके ऊपर नेट फोर्स तभी 0 होएगा अगर ये वाला चार्ज, देखो ये प्लस का है वो भी प्लस का है, तो ये वाला चार्ज उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पर ये कैपिटल Q उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए, ताकि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएं और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आए। तो आप कहोगे एफ नेट ऑन स्मॉल Q इज 0 इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है बेटे, इफ एंड ओनली इफ, पक्की कंडीशन क्या, फोर्स ऑन Q बाय 4Q, ये कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू, इसने उसको नहीं ये तो रिपल्सिव है सर, क्योंकि सेम पोलैरिटी है, रिपल्सिव। और फोर्स ऑन Q बाय कैपिटल Q ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तभी ये दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट आ जाए तब जाके इसके ऊपर नेट फोर्स होगा, क्योंकि ये उसको धक्का मारेगा और कैपिटल Q स्मॉल Q को खींचेगा। अब इनका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम। इसमें भी क्यूलम्स लॉ लगाते हैं, इसमें भी क्यूलम्स लगाते हैं। पहले हम क्यूलम्स लॉ लगाते हैं रिपल्सिव फोर्स पे, दोनों किनारे वाले लेते हैं। देखो के फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसका स्क्वायर, गैप कितना है R प्लस R, 2R का स्क्वायर, राइट। अब हम लगाते हैं यहां और यहां के बीच में फोर्स, के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, क्यूलम्स लॉ लगा रहा हूं, उनके बीच का गैप कितना है R, R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, के कैंसल, राइट, और क्या कैंसल, क्यू भी कैंसल, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, 4Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, लेकिन नीचे R स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, 4R स्क्वायर। गौर से देखो 4 भी कट
और ये भी कट, तो कैपिटल क्यू शुड बी इक्वल टू स्मॉल क्यू, बट अपोजिट पोलैरिटी में आएगा। अब देखो इसका आंसर कौन सा आ गया, देखो बेटे कौन सा आंसर दोगे, माइनस क्यू के बराबर आएगा। अपोजिट पोलैरिटी तो होएगी ना, इसको क्यू मत सही कर देना, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल एंड एक अट्रैक्टिव था एक रिपल्सिव था, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थे, अपोजिट। तो ये अट्रैक्टिव उसको तभी कर पाएगा ना जब ये चार्ज उसके नेगेटिव के बराबर है। तो आप बोलोगे इसके बराबर तो है, बट पोलैरिटी वाइज अपोजिट, पोलैरिटी वाइज अपोजिट। अब बच्चा कहेगा सर अपोजिट क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स तभी हो सकता है जब एक चार्ज प्लस का हो तो दूसरा माइनस का हो। तो ये वाला उसने प्लस दिया हुआ है, तो हमारा क्यू ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस क्यू। कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, देखो व्हाट विल बी द ऑप्शन यू विल चूज। अरे बोल दो करके, एक फिंगर खड़ा कर दो या दो कर दो या तीन कर दो, कौन सी ऑप्शन लोगे। सर हमारे पास असाइनमेंट नहीं है। क्या कह रहे हो, We are not having assignment. असाइनमेंट ही नहीं है बेटे, ओके। फिर मेरे को बताओ ना, मैं सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अच्छे से, चलो शुक्र है मैंने दोनों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे। अब तीसरी बार, तीसरे से मैं क्वेश्चन को और ज्यादा गहराई से बताऊंगा। तो ये समझ तो आ गया ना बेटे, इसमें क्वेश्चन आया Yes, sir. ओके बेटे, अब मैं और भी ज्यादा क्लियर कर दूंगा। ये पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करी, हमने तो शायद भेज दी है बेटे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। कह रहा है two equal charged spheres of same mass are suspended from the same point by threads of the same length। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है उससे मैंने बराबर की लेंथ के दो धागे लिए, उससे मैंने दो स्फीयर लटका दिए बिल्कुल बराबर के, ओके, और उनके ऊपर चार्ज भी सेम है। द एंटायर सिस्टम इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, और इनको लिक्विड में डुबो दिया, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर मटेरियल क्या होगी, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कहता जब मैंने इनको चार्ज भी सेम दे दिया और किसी लिक्विड में डुबो दिया, डुबोने के बाद, हाँ अब ध्यान से सुनना यार बेटे, क्वेश्चन क्या है, डुबोने से पहले की बात करते हैं। पहले जब उसने डुबोया नहीं था बेटे, इनको एकदम से चार्ज दिया होगा, तो एक यहां पर खड़ा हो गया, एक यहां पर। बच्चा कहेगा सर ये दूर दूर क्यों चले गए, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज बोला है क्वेश्चन के अंदर, रिपल्सिव फोर्स, तो वो ऐसे खड़े हो गए। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस एंगल है। अब वो कहता कि मैंने इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबो दिया, पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबो दिया, तो हम कहेंगे ओके। तो जैसे ही उसने लिक्विड में डुबो दिया, तो हमको लगता है कि पहले ये दोनों एयर में लटके हुए हैं, ये एंगल चेंज हो जाएगा लिक्विड में। पर क्वेश्चन के अंदर देख कह रहा है when the entire system is immersed into the liquid the divergence angle does not change। कहता जब आपने इसको लिक्विड के अंदर भी डुबो दिया तब भी डाइवर्जेंस एंगल सेम ही रहेगा, यानी कि थीटा डैश इज इक्वल टू, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, और ये लिक्विड में डुबो दिया। अब इस लिक्विड के बारे में हमें क्या दे रखा है, कहता है जो लिक्विड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो है 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 6। कहता अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अब मेरे को कहता ये बताओ आप कि निकालना क्या है, हाँ ये जो सफियर है ना, सफियर दोनों लटकाए, ये जिस भी मटेरियल के बने हुए हैं उस सफियर की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सफियर। याद रहे दोनों के दोनों सफियर आइडेंटिकल थे, बिल्कुल आइडेंटिकल।
देखो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सोचो कैसे होएगा ये क्वेश्चन, कोई आइडिया लगा सकता है बच्चा कैसे होएगा? शाबाश बेटे, एक आइडिया लगाओ, इतने मैं देखूं दूसरा क्वेश्चन कौन सा करवाना है आपको, थोड़ा आइडिया लगाओ। शाबाश, हाउ विल सॉल्व इट? चलो अब मैं आपको बताता हूं कैसे करें। देखो बेटे, पहले हम क्या करते हैं, इस केस की बात करते हैं, इस केस यानी हवा में, जब ये हवा में थे, किसी एक चार्ज को ले लो, बच्चा कहता ओके सर चार्ज ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? एक बच्चा बोलेगा सर इसका वेट होएगा कुछ ना कुछ। आई सेड ठीक है बेटे, वेट होएगा, क्योंकि स्फीयर है आफ्टर ऑल, उसका कुछ ना कुछ वेट, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, तो ये फोर्स है। दूसरा बच्चा बोलेगा सर इस चार्ज को, ये वाला चार्ज धक्का मारेगा इधर को। आई सेड ओके, क्यूलम्स रिपल्सिव फोर्स लगा लेते हैं, क्यूलम्स रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तीसरा बच्चा बोलेगा सर ये धागा है ना, प्लस वन में हमने पढ़ा था कि जब धागे धागे में खिंचाव आता है तो धागे में आए हुए उस फोर्स को टेंशन बोलते हैं, टेंशन। और टेंशन का नियम है यह हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होता है। तो तीसरा बच्चा बोलेगा सर इसमें टेंशन भी आएगा टी। बिल्कुल सही। ये तीन फोर्सेस लगने के बावजूद, याद रहे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो आधा एंगल होएगा, अगर आधे एंगल की बात करूं तो थीटा बाय 2 होगा। अब इन तीन फोर्सेस के लगने के बावजूद ये बॉडी हिल नहीं रही, खड़ी हुई है। इसका मतलब इसके ऊपर प्लस वन के वेक्टर्स के चैप्टर की लेमी थ्योरम लग जाए। अब बच्चा यहां बोलेगा सर लेमी थ्योरम तो मैंने सुनी नहीं है कभी, ये क्या होती है? तो मैं अपने बच्चे को समझा भी देता हूं और लगा भी देता हूं। पहले लेमी थ्योरम को साइड पे समझते हैं। अगर कोई बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लगी हों और वो तीनों फोर्सेस लगने के बावजूद उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, वो मूव ना करती हो, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, स्टैटिक, तब ये जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3, उनके अपोजिट वाले एंगल अल्फा, देखो अल्फा F1 से टच नहीं कर रहा, बीटा, बीटा इज नॉट टचिंग F2, गामा, तो इन तीनों सारों में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को लेमी थ्योरम बोलते हैं, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही लगती है। तो वो क्या रिलेशन होता है देखो बेटे, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ये फोर्स, ये होता है बेटा लेमी थ्योरम। अब कोई बच्चा मेरे को कह सकता है सर मैंने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं है प्लस वन में। तो बेटे नहीं, प्लस वन में पढ़ा तो आपका प्लस वन कमजोर रह गया वेक्टर्स का, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, अभी याद कर लेना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में भी देखो, एक फोर्स इधर को लग रहा है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बन ही गया, राइट। और ये देखो, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रा करूं तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। यहां पर टीचर ने अभी अभी बोला थीटा बाय 2, तो ये भी थीटा बाय 2, लेकिन इसके थीटा बाय 2 होने से ग्रीन एंगल टोटल कितना हो गया? ग्रीन एंगल, समझदार बच्चा बोलेगा सर ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। और तीसरा एंगल कितना हो गया जिसको टीचर पिंक कलर से दिखा रहा है या जामुनी से? तो बच्चा बोलेगा सर सारे सर्कल का टोटल 360 डिग्री होता है, तो आप आराम से
इसको मान लो ये अल्फा है, आपका आराम से निकल जाएगा। अब इसमें लेमी थ्योरम लगानी हो तो कैसे लगेगा? योर अटेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स के साथ कौन सा एंगल नहीं टच कर रहा? अल्फा, साइन अल्फा। दूसरा पॉइंट, टेंशन, टेंशन के साथ कौन सा एंगल नहीं टच कर रहा? 90 डिग्री नहीं टच कर रहा येलो वाले के साथ, साइन 90। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हो गया, ये टेंशन। अब वेट देखो, वेट, वेट हो गया mg, उसके साथ कौन सा टच नहीं कर रहा? ग्रीन वाला एंगल। ग्रीन वाला एंगल है कितना? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। लेमी थ्योरम, तो ये लेमी थ्योरम हमने प्रेजेंट सिचुएशन में लगा दी। गॉट इट? अब बेटे जब हम इसको हवा की बजाय लिक्विड के अंदर ले गए, लिक्विड के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही रहेगा, लेकिन वेट वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। वेट वाला फोर्स क्यों सर? लिक्विड में डालने से वेट वाला फोर्स क्यों चेंज होएगा? क्योंकि आपने +1 में पढ़ा हुआ है, जब भी किसी चीज को लिक्विड में डुबाओ तो लिक्विड ऊपर को एक जोर मारता है, जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं। या हो सकता है आपके टीचर ने उसको बायोंट फोर्स बोला हो, बायोंट फोर्स। तो इस प्रोसेस को बायोंसी बोलते थे, लिक्विड्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब ये अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डैश साइन ऑफ अल्फा लेंगे लिक्विड के अंदर, टेंशन अपॉन साइन 90 लेंगे, और mg की बजाय mg डैश लेंगे, ये डैश अलग है उससे, और यहां पर भी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 लेंगे। अब यहां पर आप गौर से देख रहे हो एक चीज, बच्चा कहेगा सर क्या? एक तो टीचर ने इसको चेंज कर दिया, एफ ई से एफ ई डैश कर दिया। एक तो टीचर ने वेट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर बच्चा मेरे से पूछेगा सर आप इन दोनों को कैसे चेंज करते हो? पहले तो इस पे ही बात करो। मैं कहूंगा बेटे पहली बार ये एयर के अंदर फोर्स था, तो जब एयर के अंदर फोर्स होएगा तब तुम ये फार्मूला लगाओगे क्यूलॉम्स लॉ का, के Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का गैप R ले लेते हैं, R का स्क्वायर। एक बात याद रखना है, ये जो K है वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ यूज करोगे। अब बच्चा कहते हैं सर जब लिक्विड में आएगा तब भी तो यही फार्मूला यूज करोगे, आपने चेंज क्यों कर दिया, डैश क्यों कर दिया? यहां पर बच्चे को बताना पड़ेगा बेटे जब एफ ई डैश निकालेंगे तो वो डिफरेंट है। क्यूलम्स कांस्टेंट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, गैप उतना ही रहेगा। क्यों उतना रहेगा? क्योंकि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस चेंज ही नहीं हुआ, तो आर स्क्वायर, चार्ज भी वही, लेकिन क्यूलम्स कांस्टेंट चेंज हो जाता है मीडियम के अंदर। अगर मीडियम के अंदर क्यूलम्स कांस्टेंट देखते हैं यानी लिक्विड के अंदर, तब होता है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कितना है? 6। 6 से डिवाइड करना पड़ता है मीडियम के लिए, गिवन है। वैक्यूम के लिए इसको किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ता। एक्चुअली में वैक्यूम में भी डिवाइड करा हुआ है के से, लेकिन वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वो 1 होता है, 1। तो फर्स्ट केस में वैक्यूम या एयर दोनों में से 1 ही लेते हैं दोनों का, तो इतना यूज करेंगे, इसको इतना यूज। गॉट इट बेटे? अब फिर इनको बाद में तुमने खुद पर्सनली सॉल्व करना है। इनको डाटा पुट करने के बाद आपस में डिवाइड कर देना है, और सेंटर वाले पोर्शन को छोड़ देना आपने, कोई जरूरत नहीं है इसकी, उनको छोड़ दो, बाकियों को आपस में डिवाइड कर दो 1 और 2 को, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन लगा लो, सही ऑप्शन, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका क्वेश्चन आएगा बेटे 12, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। मैंने आपको रास्ते पे डाल दिया, बाकी आपने खुद कर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमने नई चीज सीखी, +1 का वेक्टर का एक पोर्शन आपका वीक था, कौन सा? लेमी थ्योरम। देखिए कितने बच्चों को लेमी थ्योरम पहले आती थी, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो क्लास में।
कितने बच्चों को लेमी थ्योरम पहले आती थी? फर्स्ट लाइन में 2 बच्चे और गर्ल्स में 5 4 3 बच्चे गर्ल्स में, बॉयज में भी हैं 2 3, शाबाश। आप कह सकते हो 10 बच्चों को आती थी, चलो तो बाकी बच्चों को भी आनी चाहिए थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे, शाबाश। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आप कैपिटल क्यू को 2 हिस्सों में बांटो ताकि बटे हुए पोर्शन में फोर्स मैक्सिमम हो। योर अटेंशन, हमारे पास कैपिटल क्यू गिवन है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। मान लो Q1 और Q2 दोनों में बांट दिया, दूर दूर पॉइंट चार्जेस रख दिए। अगर इसी चार्ज को बांटा है तो पक्की बात है कि इसका टोटल तो इसके बराबर ही आएगा। अब कहता है इनको जब सर्टन दूरी पर रखा तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। बताओ कितना होगा चार्ज? Q1 की वैल्यू बतानी है और Q2 की वैल्यू बतानी है, दोनों निकाल। सोचो जरा कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत आसान। फिर से एक बार क्वेश्चन बता दूं। द गिवन चार्ज Q is divided into 2 parts such that the repulsive force between them is going to be maximum। Q1 और Q2 बताओ। पहला बच्चा टीचर को क्वेश्चन पूछता है, सर आपने इनको रिपल्सिव फोर्स ही क्यों बोला, अट्रैक्टिव क्यों नहीं? मैं कहूंगा बेटे जब एक ही चार्ज को मैंने डिवाइड करा है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होएगा या तो नेगेटिव चार्ज होएगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से इधर हिस्सा निकाला, इधर हिस्सा निकाला, तो ये दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हो गए, दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो सेम पोलैरिटी वाले रिपल्स ही करते हैं। इसलिए ये जो फोर्स होएगा जिसके मैक्सिमम होने की बात कर रहा है वो रिपल्सिव ही होगा, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे क्यूलॉम्स लॉ तुमने पढ़ा है, क्या होता है? हाँ जी सर पढ़ा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा मेरे को कहेगा बिल्कुल सही। फिर मैं उसको बोलता हूँ बेटे यहां से तुमने क्या कंक्लूजन निकाला? बच्चा कहता है सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बिल्कुल सही। दूसरे बच्चे से बच्चा पूछो बेटे तुम क्या सोचते हो? वो बच्चा कहता है सर देखो ये दोनों ऊपर पड़े हैं, इनकी प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस की प्रोडक्ट की। मैंने कहा बिल्कुल सही। ये सेकंड वाला पॉइंट पकड़ते हैं हम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब मैं कहता हूं आप अपने माइंड में एक सिंपल एग्जांपल ले लो। मान लो ये क्यू को आपने 10 कूलम ले लिया। एक बच्चा कहता है सर मैं इनको 1 और 9 में डिवाइड करूंगा तो 1 और 9 का टोटल करूंगा तो 10 तो बनेगा ही। मैंने कहा अच्छा बेटे तुमने 1 और 9 में कर दिया, लेकिन फोर्स मैक्सिमम करना है हमने। पर फोर्स तो तभी मैक्सिमम होएगा इनकी प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता है। एक बच्चा कहता है सर इनकी प्रोडक्ट तो 9 ही आएगी फिर। मैंने कहा बेटे फिर तो ये बहुत कम है, आप इसको फिर से चेंज करो। दूसरी गुड़िया बोलती है मेरे को सर मेरे को आइडिया आ गया, मैं इसको 2 एंड 8 में डिवाइड कर दूंगा। जब 2 एंड 8 में डिवाइड करेगी टोटल फिर भी 10 बना, लेकिन 2 और 8 में डिवाइड करने से प्रोडक्ट बन गया 16। प्रोडक्ट ज्यादा होने से फोर्स पहले के मुकाबले बढ़ गया। मैंने कहा बेटे बड़ा हुआ नहीं चाहिए, मेरे को तो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। एक बच्चा कहता है सर मैं इसको फिर तो, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको 3 एंड 7 में ब्रेकअप कर देता हूँ। दोनों का टोटल अभी भी 10 है, लेकिन जब इसकी आप प्रोडक्ट करोगे 3 एंड 7 की तो 21, राइट? फिर एक गुड़िया आती है, वो कहती है कि सर नहीं नहीं मैं तो इससे भी बेटर प्रोडक्ट कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट 4 एंड 6।
मैंने कहा बेटे 4 and 6 का टोटल तो अभी भी 10 बनता है, लेकिन उससे तुम्हारी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? कहती सर 24, देखो और भी ज्यादा हो। तब एक बच्चा फाइनली जवाब देता है, सर आप इनको 5 and 5 कर दो, क्योंकि 5 and 5 करने से आपका टोटल तो 10 ही होगा, लेकिन जब 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी 25। प्रोडक्ट मैक्सिमम होने से फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जेस 5 and 5 होने चाहिए, यानी गिवन चार्ज का आधा आधा होना चाहिए। इसका मतलब Q1 और Q2 हमारे टोटल चार्ज का हाफ होना चाहिए। Q1 भी टोटल चार्ज का हाफ होना चाहिए, Q2 भी टोटल चार्ज का हाफ होना चाहिए। ऑप्शन चूज करो। व्हाट इज योर ऑप्शन? देखो बेटे कौन सी ऑप्शन है। असाइनमेंट है नहीं। ऑप्शन आ गया, इसका मतलब है द ऑप्शन शुड बी डी ऑप्शन। तो यहां से आपको समझ आ गया कि अगर एक गिवन चार्ज को बराबर बराबर के दो टुकड़ों में बांटा जाए, तभी उसमें फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होता है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। शाबाश शाबाश। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम के मुताबिक, ठीक है बेटे? ओके, कर सकते हैं ना? एक दो दो क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक कर सकते हैं, बताओ? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये मेरे को इधर से इंडिकेशन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले कि दूसरी क्लास का टाइम हो गया, शायद मेरे को यहीं पर लीव करना पड़ेगा। तो बेटे मैं ये असाइनमेंट आपकी कल डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ। आप क्यूलम्स ला के ऊपर असाइनमेंट है, आप एक बार कोशिश करना, फिर हम इसको आगे डिस्कस करें, ठीक है? और स्कूल से पता भी कर लेना, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हो, पहुंच गई हो असाइनमेंट, ठीक है बच्चे? चलो। ये गर्मी